हेलो। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे ना। तो चलिए, आइए फटाफट क्लास में आ जाइए। हम लोग आज की क्लास की इंडियन राइटिंग इंग्लिश जो हमारी क्लास चल रही है, specifically the classes that are taken for those are taken for Indian writing English are very important for नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। अभी कल जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ है, इस बार स्टूडेंट्स जो फीडबैक दे रहे हैं कि इट वाज कंपेरेटिवली टफ एग्जाम। तो आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए काफ़ी डीप होनी चाहिए और काफ़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसलिए हम जो जिस टेक्निक से हम लोग चल रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे और इसको वास्तव में इस तरीके से आप तैयार करेंगे तो डेफिनेटली टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए आप लाइन वाइज लाइन स्टडी जो कराई जाती है उसको ध्यान से पढ़ा करिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार वीडियोस देख करके उसके नोट्स बनाइए और लर्न हो जाए सब कुछ, तो श्योरली आप आने वाले समय में बहुत बेहतर करेंगे। तो जरूरी क्या है कि हमारे पास वो बेस होना चाहिए ना। तो कम से कम 7, 8, 10 किताबें ऐसी हैं जो बेस हमें पढ़ना ही होता है। तो 2 किताबें तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तीसरी हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथी भी हम लोग साथ साथ में शुरुआत करेंगे। तो ऐसे 10 किताबें आसपास हैं जो आपको टाइम तो लग सकता है, लेकिन अगर आपने उनको लर्न कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो श्योरली आप बहुत बेहतर एग्जाम में अपने कर सकते हैं। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी, जो है प्रिया हैं, श्वेता हैं, जो है, और बाकी और भी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो क्लास में जुड़ जाएं। आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए कम्युनिटी में ताकि बच्चे वहाँ पे जुड़ जाएं। तो चलिए, लेट्स बिगिन द सेशन फॉर इंडियन राइटिंग इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इंग्लिश का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो इन द लास्ट क्लास हम लोग जो है काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो चैप्टर का नाम दिया है दैट इज रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त एंड मनमोहन घोष को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 5th हमारा है। इंडियन राइटिंग इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। हमारी जो के एस अयंगर साहब की बुक है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। देखते हैं क्या हमारे अयंगर साहब लेकर के आए हैं। तो कह रहे हैं कि टू टर्न फ्रॉम आरू एंड तोरू दत्त टू रोमेश चंद्र दत्त इज लाइक पासिंग फ्रॉम द बड एंड द फ्लावर टू द राइप एंड फ्रूट। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं, मेटाफर का यूज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हम आरू एंड तोरू से मूव करके रोमेश चंद्र दत्त की तरफ जा रहे हैं तो उसी प्रकार से है जैसे कोई बर्ड होता है ना, उसके बाद वो फ्लावर बनता है। तो बर्ड एंड फ्लावर से जब हम फ्रूट की तरफ, पका हुआ फल की तरफ जाते हैं ना, मतलब इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभवी, तो वो है हमारे रोमेश चंद्र दत्त। फ्रॉम इराटो एंड Melpomene to Cleo and Calliope, from Usa's rosy-fingered and short-lipped to the toiling sun on the ascendant, from infinite promise to impressive अचीवमेंट। यहाँ पर कुछ कंपैरिजन उन्होंने किया हुआ है। रोमेश चंद्र दत्त साहब के बारे में बता रहे हैं कि वॉज बॉर्न इन 1848। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1848 में इनका बर्थ हुआ था। नाम तो जरूर याद रखिएगा। 8 years बिफोर तोरू दत्त हिज कजिन ना। रोमेश चंद्र दत्त किसके भाई थे? तोरू दत्त ना। तोरू दत्त 3 भाई बहन थे, जो है तो रोमेश, आरू एंड तोरू। Their grandfathers had been brothers and died 32 years after her in 1909 ना। और 32 years बाद जो है 1909 में रोमेश चंद्र दत्त की डेथ हो जाती है। ये लंदन में आईसीएस की तैयारी कर रहे थे। तोरू वहां पर इनकी मिलती हैं और इनके सिस्टर्स जो है कमिंग आउट सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन। तो आईसीएस की जो तैयारी कर रहे थे, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस उस समय जो आजकल आईएएस होता है उस समय आईसीएस के नाम से जाना जाता था। तो इंडियन सिविल सर्विस में 1869 में ये इन्होंने एग्जाम पास किया था और उसके बाद ये इंडियन सिविल सर्विस में आए, सर्व्ड इन वेरियस कैपेसिटीज, रिटायर्ड इन 1897 और 1897 में जो है ये रिटायर हुए। बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक चीज ये भी देख लीजिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बने हैं, ये प्रेसिडेंट भी बने हैं 1899। एंड लेटर टुक ऑफिस अगेन एज दीवान ऑफ बड़ौदा। बाद में बड़ौदा के दीवान के रूप में अपॉइंट किए गए। एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ही फाउंड टाइम आल्सो फॉर स्कॉलरली अंडरटेकिंग्स। और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे लेकिन फिर भी समय निकालते थे लिटरेरी क्रिएशंस के लिए।
Nor did he shun the ardors of literary creation in Bengali or in English. Michael Madhusudan and Bankim Chand Chatterjee had opened new avenues of development to Bengali literature. अगर देखें तो इन्होंने बंगाली इंग्लिश दोनों में ठीक ठाक काम किया है। बंगाली में स्पेशली हम देखें तो माइकल मधुसूदन दत्त और बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों ने काफी बंगाली में अच्छा ठीक ठाक काम किया था। एंड रोमेश चंद्र दत्त टू टर्न टू क्रिएटिव राइटिंग, और रोमेश चंद्र दत्त को भी लगा कि मैं भी क्रिएटिव राइटिंग की तरफ चलता हूं। ही वॉज परहैप्स एडवाइज्ड बाय बंकिम चंद्र टू राइट हिज नॉवेल्स इन बंगाली ना। तो ऐसा माना जाता है कि रोमेश चंद्र को बंकिम चंद्र ने एडवाइस किया था कि तुम अपनी नॉवेल बंगाली में लिखो। बट ही ट्रांसलेटेड टू ऑफ दीज इनटू इंग्लिश, लेकिन उन्होंने इसकी दो जो है इंग्लिश में भी दो नॉवेल्स अपनी ट्रांसलेट की है। पहला इनका नॉवेल है द लेक ऑफ पाम्स 1902 एंड द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है 1909 ना, स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये लिखी गई थी बंगाली में ओरिजिनली और ट्रांसलेट कब हुई? ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, ठीक है 1909 में। रोहित आ गए हैं, गुड इवनिंग। चलिए आप लोग एक बार कम्युनिटी में इसको शेयर कर दिया करिए लिंक को, ताकि और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो टाइमली जुड़ जाएं। टाइम सबको बता दिया गया है, फिर भी टाइम से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। चलिए हाँ, तो इनकी ये याद रखिएगा, जो दो बंगाली से इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी, द लेक ऑफ पाम्स एंड द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। 3 ऑफ हिज नॉवेल्स, इनकी 3 और जो नॉवेल्स हैं उनमें से, जैसे एक है टोडरमल, टोडरमल की इस कहानी पढ़ी होगी, शिवाजी एंड प्रताप सिंह ना, ये 3 है, हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिज सन। इन तीनों को लिखा है इन्होंने बंगाली में, ट्रांसलेट इंग्लिश में इनके बेटे ने किया। इनके बेटे का नाम क्या था? अजय दत्त, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनकी 3 टोडरमल, शिवाजी एंड प्रताप सिंह, ये ट्रांसलेट लिखी गई थी बंगाली में और इसको ट्रांसलेट किया है इनके बेटे जो है अजय दत्त ने, किसमें? इंग्लिश में। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 तो इन्होंने खुद ट्रांसलेट की है, द लेक ऑफ पाम्स और द स्लेव गर्ल्स ऑफ आगरा। बाकी ये 3 जो है इनके बेटे ने ट्रांसलेट करी है। गॉट इट? चलिए, बिसाइड्स रोमेश चंद्र found time to canalize his massive scholarship and constructive patriotism into meritorious historical survey। कह रहे हैं इन सब के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर के साथ साथ हिस्टोरिकल सर्वे का भी काम इन्होंने किया है काफी। इन्होंने जो लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, एक ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद लेटर हिंदू सिविलाइजेशन, बाद में हिंदू सिविलाइजेशन। उसके बाद इंडिया इन द विक्टोरियन एज, तो ये एक इंपॉर्टेंट रचना है, इंडिया इन द विक्टोरियन एज। उसके बाद द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न बंगाल, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये रोमेश चंद्र दत्त के हिस्टोरिकल सर्वेज है ना, हिस्ट्री बेस्ड हैं ये सारी रचनाएं। अ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, लेटर हिंदू सिविलाइजेशन, बाद में इसी को हिंदू सिविलाइजेशन में किया गया, इंडिया इन द विक्टोरियन एज, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न बंगाल। इन एडिशन ऑल दीज preoccupations, Romesh was also possessed by the desire to turn the art of translation into fruitful purpose। इनका मतलब इन सब के बावजूद भी ट्रांसलेशन के थ्रू ये कुछ अपना पर्पस सिद्ध करना चाहते थे। किस लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ बंगाली नो लेस देन ऑफ इंग्लिश रीडर ना, ये चाहते थे कि बंगाली रीडर्स जैसे इंग्लिश रीडर्स से कम जो है बंगाली रीडर्स प्रभावित ना हो, लाभान्वित ना हो, अर्थात उनको भी खूब ज्यादा बेनिफिट मिले, इसका ध्यान ये ट्रांसलेशन में रखते थे। द पब्लिकेशन ऑफ बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा, कह रहे हैं कि ऋग्वेदा का जब बंगाली पब्लिकेशन आया, वॉज अ नोटेबल अचीवमेंट, उसके बाद ये बड़ा ही नोटेबल अचीवमेंट था।
एंड इट्स मेरिट वॉज एट वंस रिकॉग्नाइज, लोगों को ये बहुत पसंद आया। ऋग्वेदा का ट्रांसलेशन जो है, बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेदा, ये काफी लोगों को पसंद आया। इवन मोर क्रेडिटेबल वर हिज इंग्लिश वर्स रेंडरिंग्स ऑफ इंडियाज ग्रेट एपिक्स। अच्छा, इससे भी ज्यादा फेमस, ऋग्वेदा से ज्यादा इन्होंने कुछ वर्सेस ट्रांसलेट किए रामायणा के और महाभारत के, ये भी काफी पॉपुलर हुए। एंड ऑफ सेलेक्शंस फ्रॉम ऋग्वेदा, द उपनिषद, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ऋग्वेद से, उपनिषद से, बुद्धिस्ट लिटरेचर से, कालिदास के कुमार संभवा से, एंड भारवीज के जो है किराता अर्जुनिया से, ये इन रचनाओं से इन्होंने थोड़े थोड़े कुछ सिलेक्शंस लेकर के यहां से ट्रांसलेशन किया और बंगाली में, और ये सारे ट्रांसलेशन इनके बहुत पॉपुलर हुए। तो मतलब ऋग्वेदा, रामायणा, महाभारत, उपनिषद, बुद्धिस्ट लिटरेचर, कालिदास की कुमार संभवा और भारवीज की जो है किराता अर्जुनिया, ये ट्रांसलेशन बंगाली में किसने किया है? तो ये हमारे रोमेश चंद्र दत्त साहब ने किया है। These latter are included in Lays of Ancient India। बाद में इनकी एक कलेक्शन आई, उस कलेक्शन में ये सारी रचनाएं ऊपर जो दी हुई हैं ये पब्लिश हुई हैं। उस कलेक्शन का नाम था लेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, 1894 में ये पब्लिश हुई थी। When his condensed version of the two national epics were first issued in the Temple Classics in 1898-99, और कह रहे हैं कि इनकी जो दो नेशनल एपिक्स थी वो पहली बार, मतलब रामायण और महाभारत पर जो इनका वर्जन था वो पहली बार टेम्पल क्लासिक्स में पब्लिश हुई 1898-99 में। एंड एडेड टू द एवरीमैन्स लाइब्रेरी, बाद में इसको एवरीमैन्स लाइब्रेरी में भी 1910 में रखा गया। मतलब काफी ये इंपॉर्टेंट बुक उस समय तक बन चुकी थी। रोमेश चंद्र's novels and historical survey needn't detain us. The slave girl takes us to the Mughal times। जो स्लेव गर्ल ऑफ आगरा हमने पढ़ा ना, वो जो है हमको कहाँ लेकर के जाती है? मुगल पीरियड में लेकर के जाती है। एंड वी हैव ग्लिम्पसेस ऑफ लाइफ इन द 17th सेंचुरी आगरा, और हम 17वीं शताब्दी के आगरा के जीवन को वहां पर देखते हैं, जहां पर लव है, इंट्रीग है, जेलसी है, बीइंग द इनविटेबल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस रोमांस ना। ये सब में हमें इस द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा में हमें लव, इंट्रीग, जेलसी, बीइंग ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और द लेक ऑफ पाम्स, इनकी जो हमने आपको बताया था बंगाली से इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद करी थी, द लेक ऑफ पाम्स। ऑन द अदर हैंड इज अ पिक्चर ऑफ बंगाली लाइफ, ये एक पिक्चर है बंगाली लाइफ की इन द 19th सेंचुरी ना, 19वीं शताब्दी में बंगाली लाइफ कैसी थी उसको इन्होंने दिखाया है द लेक ऑफ पाम्स में। द हिस्टोरिकल सर्वे आर लोडेड विथ स्कॉलरशिप, बाकी इनकी हिस्टोरिकल सर्वे हैं वो ठीक ठाक हैं। ऋग्वेदा का इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, बाद में कालिदास का भी इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो चलिए आइए देखते हैं अब और क्या इनके आगे इनके बारे में है। ये सब तो कुछ इंपॉर्टेंट इनके बारे में फैक्ट्स रहे, आइए देखते हैं। हाँ चलिए, द टू ग्रेट इपिक्स, इन्होंने जो रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन किया उसके बारे में बता रहे हैं। द टू ग्रेट इपिक्स, दोज लॉन्ग ब्रॉड रिवर्स कैरिंग द प्योरेस्ट क्लियरेस्ट वाटर, कह रहे हैं वो मतलब दोनों एपिक क्या हैं? एक ऐसी बहुत बड़ी सी नदी है जिनके अंदर पवित्र जल जो है बहता है। चैलेंज ट्रांसलेशन बाय देयर वेरी सिंप्लिसिटी ऑफ डिक्शन एज आल्सो बाय देयर sheer massiveness, while the language is marked by a radiant and crystalline self-sufficiency and simplicity, the size of poems is frightening to say the least। कह रहे हैं कि लैंग्वेज की तो मान लीजिए बात छोड़ दीजिए, जो उसके अंदर रेडियंस है, जो मतलब इतनी क्लियर लूसिड लैंग्वेज लिखी है इन्होंने, आप इसकी साइज देखिए। कह रहे हैं द रामायणा इज मेड अप ऑफ 24,000 श्लोकाज, 24,000 श्लोकाज इन्होंने लिखा, कैसे? कपलेट्स में। एंड द महाभारता ऑफ 10,000 श्लोकाज ना। अब इसकी साइज देख लीजिए, कैसे इतने साइज को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। देयर आर डिस्क्रिप्शन, इलैबोरेशंस, डायग्रेशन, सब इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है। तो मैटर इज नॉट कि इन्होंने ट्रांसलेट किया लैंग्वेज, और जो इनकी कह सकते हैं कि लैंग्वेज में जो रेडियंसी थी, जो लैंग्वेज में इनके इलोकेंसी थी, उसको छोड़ करके अगर हम साइज की बात करें तो इतना ज्यादा 24,000 श्लोकाज और 10,000 श्लोकाज का ट्रांसलेशन करना अपने आप में, संस्कृत में पढ़ के ट्रांसलेट करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग काम था। लेकिन फिर भी इन्होंने ये काम
जो है किया है। तो यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं इनकी, जो है उसाज द डॉन करके एक पोम है, वहां की लाइन दी हुई है। अब आइए हम चलते हैं इनकी, जो है देखते हैं। जो छंदज्ञो उपनिषद है ना, छंदज्ञो उपनिषद, इसमें से एक इन्होंने सत्यकामा की कहानी जो है इन्होंने ट्रांसलेट करी थी छंदज्ञो उपनिषद से, उसका वर्जन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो है वर्जन यहां पर दिया हुआ है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। उसके बाद कुमार संभव का हमने बता ही दिया कि कालिदास के कुमार संभव का और कीर्ता अर्जुनिया का जो है ट्रांसलेशन भी भारवी के इन्होंने ही किया है, जो है बंगाली में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ इट इज नेवरदलेस एज द ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण and the Mahabharata, Romesh Chandra's fame stand or fall. Na, he was up against a truly Himalayan task and he took two bold decisions. कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भाई हिमालयन टास्क, हरकुलियन टास्क तो ये था ही, रामायण महाभारत को ट्रांसलेट करना। तो इन्होंने दो बोल्ड डिसीजन लिए। पहला, इन द फर्स्ट प्लेस ही डिसाइडेड टू रिड्यूस द 48,000 लाइन्स ऑफ रामायण एंड द 2 lakhs लाइन्स ऑफ महाभारत। ना, कह रहे हैं कि महाभारता में 2 लाख लाइन और रामायणा में 48,000 लाइंस को इन्होंने रिड्यूस करने की सोची। 48,000 को बनाया 4,000 लाइन और 2 लाख को बनाया 8,000 लाइन। तो पहला काम तो इन्होंने ये किया, पहला काम ये किया। द 7 कांड्स ऑफ रामायण, रामायण में जो 7 कांड है ना, 7 कांड हैं, एंड द 18 परवाज ऑफ द महाभारत, और महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 परवाज, 18 दिन जो चला था जो है पूरा महाभारत, बिकेम अलाइक 12 बुक्स। ना, ये 12 बुक्स मतलब जो है इसमें डिवाइड कर लिया इन्होंने। पैराडाइज लॉस्ट है 12 बुक्स। अगर देखें तो हमारा पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन का है, आज जिसपे हमारा एमसीक्यू चल रहा था, उसमें भी 12 बुक है। तो अगर ये देखें तो रोमेश चंद्र की जो ये दोनों इंडियन एपिक हैं, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ना, दोनों क्या है, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के लगभग इक्वल हैं। नेचुरली इन ऑर्डर टू दैट दे कुड thus be fitted into Procrustes bid of 12 books and 4,000 lines each, many of the original description and episode had to go. अब स्वाभाविक सी बात है, 48,000 लाइन को अगर आप 4,000 लाइन में सेट करेंगे, 2 लाख लाइन को 8,000 लाइन में सेट करेंगे, तो बहुत सारे जो कह सकते हैं कंटेंट होगा वो आपको डिलीट करना पड़ेगा, एडिट करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस जो है ओरिजिनल डिस्क्रिप्शंस, वो इनमें नहीं दिखाया इन्होंने। लेकिन फिलहाल काफी बड़ा काम इन्होंने यहाँ पे किया है। तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने रामायणा को रिड्यूस करके 4,000 लाइन में और महाभारता को रिड्यूस करके 8,000 लाइन में इन्होंने जो है लिखा है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद करने लायक है, इसमें जो इन्होंने मीटर अडॉप्ट किया, रोमेश चंद्र अगेन थॉट दैट द मीटर अडॉप्टेड बाय टेनिसन इन लॉक्सले हॉल इज द आइडियल इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द एनस्टप मीटर ऑफ द इंडियन एपिक्स। इनका मानना था रोमेश चंद्र दत्त का कि हमारे टेनिसन साहब ने, विक्टोरियन में हमने आपको पढ़ाया टेनिसन, उन्होंने अपने लॉक्सली हॉल में जो मीटर का यूज किया है, यही इनका मानना था कि इंडियन एपिक्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त मीटर है, बिल्कुल एडिकेट है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट मीटर है, और इसी मीटर में लिखा है। तो क्वेश्चन यहां से जो बन सकता है एग्जाम में वो यही है कि whose meter form has been adopted by रोमेश चंद्र दत्त in his translation of महाभारत एंड रामायण। तो आपको याद रहना चाहिए टेनिसन की लॉक्सले हॉल की। चलिए फिलहाल आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ और खास नहीं है, ये उनकी स्टाइल के बारे में दिया गया है। हाँ, आगे चलते हैं हम लोग। अब रामायणा के बारे में कुछ यहाँ पर इनके ट्रांसलेशन के बारे में दिए हैं, कुछ उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं इन द रामायणा में हमारे रोमेश चंद्र ने क्या किया है, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ करेक्टर।
करेक्टर के 3 ग्रुप बनाए इन्होंने। पहले द ह्यूमन ग्रुप, दूसरा द बानरा ग्रुप मतलब मंकी वाला ग्रुप, तीसरा द राक्षसा मतलब डेमन ग्रुप ना। तो 3 प्रकार के करेक्टर्स इन्होंने दिखाए हैं, ह्यूमन ग्रुप और बानरा ग्रुप और राक्षसा ग्रुप ना। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, करेक्टर्स के कितने ग्रुप बनाए इन्होंने, तो 3 ग्रुप बनाए हैं। इन द ह्यूमन ग्रुप ऑल्दो द हंचबैक मंथरा स्टीयर्स ऑफ द स्टेप मदर कैकेयी टू एक्सपेरिमेंट इन इविल डूइंग, द प्रिंसिपल करेक्टर्स आर ऑल प्योर गोल्ड ना। तो कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो ह्यूमन जो है करेक्टर में मंथरा जो है वो कैकेयी को, आप ये सब कहानी आप लोग जानते हो, कैकेयी द स्टेप मदर ऑफ लॉर्ड रामा, रामा की स्टेप मदर कह सकते हैं जो थी, उनको जो है ये मंथरा जो इनकी दासी रहती है ना, वो उसको बहुत भड़काती है और कहती है कि आपने जो राम को इतना प्रेम करते हैं दशरथ जी, और राम को बना रहे हैं, आपका भरत क्यों नहीं बन सकता राजा। तो इनको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि कैजुअलिंग करती है, बहुत ज्यादा बहकाती है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है। फाइनली जो है कैकेयी जो है उसकी बातों में आकर के, आप लोग सारी कहानी जानते ही हैं कैसे उसने 2 वर मांगे थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये करेक्टर मंथरा का करेक्टर इन्होंने बिल्कुल ऐसे दिखाया है, कह रहा है कि जैसे बिल्कुल प्योर गोल्ड वाले करेक्टर्स हैं यहाँ वाली जो स्टोरी है। तो मतलब ये वाला पार्ट इन्होंने इसमें दिखाया है। देयर इज नो शैडो ऑफ राइवरली बिटवीन द ब्रदर्स, दे आर बाउंड बाय एन अफेक्शन दैट इज मोर देन ह्यूमन। तो यहाँ पे जो इन्होंने ब्रदर्स को दिखाया है, राम लक्ष्मण ना, इनकी जो बीच में बॉन्ड दिखाया है, कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से दिखाया हो कि बिल्कुल रामायण से अलग हो, बल्कि वो बॉन्ड को एग्जैक्टली वैसे दिखाया है, मोर देन ह्यूमन दिखाया है थोड़ा सा, कि मतलब ह्यूमन से बढ़ करके उनका बॉन्ड है ना। मतलब अब कह ही सकते हैं वो लोग तो वैसे भी डिवाइन थे, लेकिन फिर भी प्लेइंग द पार्ट ऑफ ह्यूमंस ना, ह्यूमंस का पार्ट प्ले कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जब एक्सप्लेन किया है तो थोड़ा सा उनके रोल को हाइटन कर दिया है। और इसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने करेक्टर, जैसे वाली का करेक्टर है, विभीषण का है, सुग्रीव का है, ये सारे करेक्टर को जो है इन्होंने इसमें दिखाया है। अब आइए इसमें एक चीज देखते हैं और, कह रहे हैं कि द वॉर इन रामायणा इज एक्साइटिंग। रामायणा में जो वॉर है वो काफी एक्साइटिंग है, जो इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। डिस्ट्रक्शन गोज ऑन एट मैडनिंग पेस बट इट इज नेवर हैरोइंग, लैसरेटिंग एंड डिह्यूमनाइजिंग लाइक द वॉर इन द महाभारत। कह रहे हैं रामायणा में जो वॉर है वो बहुत डिस्ट्रक्शन वाला है, लेकिन वो बिल्कुल हैरोइंग है और लैसरेटिंग और डिह्यूमनाइजिंग नहीं है। जैसे महाभारत में हम देखते हैं ना कि कितना मतलब छल कपट प्रपंच कितना सब कुछ दिखाता है, महाभारत में वो सब है, लेकिन रामायण में वो सब नहीं है वॉर में। विच इज रियली अ 7 अगेंस्ट थीप्स आर किंग लियर मल्टीप्लाइड 1000 फोल्ड ना। ये लगभग जो ये स्टोरी है, कह रहे हैं कि जैसे 7 अगेंस्ट थेप्स और किंग लियर की जो स्टोरी है, इसको 1000 फोल्ड्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग उसी प्रकार से चीजों को यहाँ पर दिखाया है। बहुत ही कह सकते हैं कि जो हमारे दत्त साहब थे, उन्होंने ये जो हमारी एपिक्स हैं, जो 2 हमारे इंडियन एपिक्स हैं, उसको बहुत ही बारीकी समझा है, और जो कह सकते हैं कि ज्यादा प्लेजेंट था, ज्यादा अट्रैक्टिंग था, उस पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसलेट किया है। फिलहाल आइए देखते हैं महाभारत और ये सब की स्टोरी तो आज भी जो है हमारे यहाँ चलती ही है ना, और इस कहानी को बहुत लंबा इन्होंने खींच दिया है, उतना लंबा हम नहीं ले चलेंगे, हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे हैं चैप्टर। जब ओपन हुआ था तो हमने आपको 2 राइटर बताए थे ना, रोमेश चंद्र दत्त एंड देन वी हैव मनमोहन घोष। तो नाउ हम मनमोहन घोष को पढ़ते हैं। तो रोमेश चंद्र दत्त के 2-4 पीछे हमने आपको जो इनके नॉवेल्स बताए हैं, जो उन्होंने सारे लिखे हैं बंगाली में, और उनको सलाह दी गई थी बंगाली में लिखने की। किसने दिया था? बंकिम चंद ने। बंकिम चंद ने कहा कि बंगाली में नॉवेल लिखो। 2 नॉवेल को उन्होंने खुद ही ट्रांसलेट किया है बंगाली से इंग्लिश में। वो नॉवेल मैंने आपको अंडरलाइन करा दी, उसको जरूर याद कर लीजिएगा ना। द लेक ऑफ पाम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखें तो इनकी 3 जो नॉवेल्स हैं, जो करेक्टर नॉवेल्स हैं,
करेक्टर नॉवेल्स, चाहे वो टोडरमल हो ना, चाहे वो शिवाजी हो, ये नॉवेल्स को इनके बेटे जो जिनका नाम क्या था, अजय दत्त ना, उन्होंने ट्रांसलेट किया है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। महाभारत को अराउंड 4000 लाइन में, और सॉरी महाभारत को अराउंड 8000 लाइन में, एंड रामायण को अराउंड 4000 लाइन में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। इन्होंने टेनिसन के लॉक्सले हाल में जो मीटर यूज हुआ है उसको यूज किया है अपने ट्रांसलेशन में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इनके बारे में याद रखना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव टू द मनमोहन घोष, मूव टू मनमोहन घोष। मनमोहन घोष की तरफ चलते हैं। मनमोहन घोष एंड एल्डर ब्रदर ऑफ द मोर फेमस अरबिंदो घोष ना। अरबिंदो घोष को तो आप जानते ही हैं, द सेंट, द फिलोसफर ना, द प्रॉफिट। अरबिंदो घोष के बड़े भाई थे मनमोहन घोष, नाउ बेटर नोन एज श्री अरबिंदो। आजकल हम अरबिंदो घोष को श्री अरबिंदो के नाम से जानते हैं। वॉज बॉर्न 19 जनवरी 1869, 19 जनवरी 1869 को उनका जन्म हुआ था। एंड डाइड नॉट 55 एट, 55 साल के भी नहीं थे तभी इनकी डेथ हो गई 1924 में। Along with his brothers, इनके ब्रदर्स जो थे बिनॉय भूषण एंड अरबिंदो, तो इनके दो भाई थे बिनॉय भूषण और अरबिंदो। मनमोहन was taken by his parents to England in 1879 ना, तो ये लोग 11 साल के ही थे उस समय, जहां तक आई गेस इनको जो है लेके चले गए कहां पर, इंग्लैंड में। एंड ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन एट मैनचेस्टर एंड लंदन, तो भैया मैनचेस्टर और लंदन पढ़ के आए हैं, ये भी देख लीजिए ना। ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ हिज स्टे इन इंग्लैंड, मनमोहन लाइक हिज ब्रदर अरबिंदो had difficulties in making both ends meet, but when he won the open scholarship at Christ Church, he was after all able to finish his education at Oxford ना। तो शुरू में देखें तो भाई इंग्लैंड आने के बाद जो है वहां पर रहना इतना आसान तो था नहीं, खर्चे बहुत थे, तो शुरुआत में बड़ी दिक्कत हुई। बाद में लेकिन इनको स्कॉलरशिप क्राइस्ट चर्च का मिल गया और इन्होंने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च से पूरी करी। इंग्लिश बिकेम ऑलमोस्ट अ मदर टंग टू हिम and the companionship of kinder soul fanned the poetic fire in him ना। वहां पे बहुत सारे लोग जो मिले, कंपेनियनशिप इनको मिला, इनकी पोएटिक फायर जो थी वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी और इन्होंने इंग्लिश को अपना मदर टंग ही समझ लीजिए बना लिया था। विथ लॉरेंस बिनॉयन स्पेशली, तो अंडरलाइन कर लीजिए, लॉरेंस बिनॉयन इसके बहुत बड़े फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। मनमोहन स्टैब्लिश्ड एन इंटीमेट एंड लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, मनमोहन ने इनसे लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप अपनी बनाई। तो एक नाम ये याद कर लीजिए, लॉरेंस बिनॉयन। एज श्री अरबिंदो रिकॉल्ड ईयर्स लेटर, बाद में श्री अरबिंदो ने जो है इनके बारे में, मनमोहन घोष के बारे में बोला है कि बिनॉयन एंड मनमोहन हैड ऑलमोस्ट द रिलेशंस ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड सदी इन द फर्स्ट डेज, स्ट्रांगली एडमायरिंग द स्टिमुलेटिंग ईच अदर ना। कह रहे हैं कि अगर हम मनमोहन और बिनॉयन की बात करें, जो इनके तीन भाई थे, तो कह रहे हैं इन दोनों की दोस्ती लगभग वर्ड्सवर्थ और सदी की तरह थी ना, रॉबर्ट सदी और वर्ड्सवर्थ की तरह थी, दोनों काफी जो है क्लोज थे एक दूसरे के ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। प्राइमवेरा विच केम आउट इन 1890, इनकी एक रचना आई, कलेक्शन थी जो है मनमोहन की, प्राइमवेरा, ठीक है, प्राइमावेरा या प्राइमवेरा जो भी पढ़ लीजिए, 1890। इसमें किसके किसके पोम्स थे? कंडेन्ड पोम्स बाय मनमोहन एंड आल्सो बाय बिनॉयन, और इनके जो है फ्रेंड आर्थर क्रिप्स और स्टीफन फिलिप्स, चार लोगों के पोम्स कलेक्ट करके एक कलेक्शन था जिसका नाम था प्राइमवेरा, उसमें पब्लिश किया गया। अब जो अगला पॉइंट आपको याद रखना है वो ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर वाइल्ड हु रिव्यूड द कलेक्शन, ऑस्कर वाइल्ड ने इसका रिव्यू किया है, ध्यान रखिएगा। ऑस्कर वाइल्ड चूंकि इतने फेमस हैं इसलिए उनका रिव्यू भी बहुत मायने रखता है ना। ऑस्कर वाइल्ड रिव्यूड द कलेक्शन इन द पाल मॉल गजेट्स, तो पाल मॉल गजेट्स आपने पढ़ा ही होगा, जब हमने आपको ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ाया था वहां पर आपको मिला होगा। उसमें इनके जो इनकी बुक थी चारों लोगों की, कलेक्शन ऑफ पोम्स प्राइमवेरा, उसका जो है रिव्यू किया किसने? ऑस्कर वाइल्ड ने। तो एक क्वेश्चन ये जरूर आपके एग्जाम में बन सकता है। नॉट ओनली थॉट दैट मनमोहन लेंट सम कल्चर टू क्राइस्ट चर्च, तो यहाँ पे इन्होंने जो उसके कह सकते हैं कि जो रिव्यू किया था उसका जो है एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, हमें उसको, इनके प्रेज को नहीं पढ़ना है जो इन्होंने तारीफ करी है। आइए हम देखते हैं
आगे अरबिंदो कह रहे हैं अनलाइक अरबिंदो मनमोहन डजंट सीम टू हैव बीन अट्रैक्टेड टू पॉलिटिक्स ना, अरबिंदो थोड़ा पॉलिटिक्स में भी रुझान था, मनमोहन का उतना नहीं था। मच लेस पॉलिटिक्स ऑफ द एक्सट्रीम वैरायटी, आई मस्ट लीव माई अनहैप्पी कंट्री टू हर ओन ओज ना, ही रोट टू बिनॉयन इन 1887। 1887 में बिनॉयन को एक लेटर लिखा, उसमें इन्होंने कहा कि मुझे जो अपना देश है वो उसको अनहैप्पी ही छोड़ना पड़ा, उसके दुखों में ही छोड़ना पड़ा। आई शैल बरी माई सेल्फ इन पोएट्री, अब मैं अपने आप को पूर्ण रूप से पोएट्री में ही दफन कर दे रहा हूं, मतलब अब मैं केवल पोएट्री ही लिखूंगा, सिंपली एंड सोलली। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक लेटर जो इन्होंने लिखा था बिनॉयन को। At one time, Manmohan had opened that he would be able to persuade his father to let him stay in England for good. एक समय इनको ये लगा था कि अपने फादर को भी मना लेंगे कि इंग्लैंड में काफी दिन तक ये रहें, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। I am sure with the taste I have, I shall be of no use in India. इन्होंने कहा था कि अपने फादर से कि मेरा जिस प्रकार का टेस्ट है शायद इंडिया में मेरा कोई काम नहीं है ना। I am sure with the taste I have, I shall be of no use in India. Nevertheless, he returned to India with a good Oxford degree. हालांकि डिग्री लेकर के इंडिया आ गए, एंड आफ्टर टीचिंग फॉर सम टाइम एट पटना कॉलेज, पटना कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड सर्विंग एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ना, और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी बने, डीआईएस बने ना, किसके बाद? सेट्स ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड भी बने थे ना इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, आपको याद ही होगा, हमने पढ़ाया था इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स जो है मैथ्यू अर्नोल्ड बने थे। ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, उसके बाद पटना से चले गए कहां पर? कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में क्या बन गए? प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश बन गए। रिटायरिंग ओनली इन 1921 एज प्रोफेसर ही वॉज इन द लाइन ऑफ सक्सेशन गोइंग बैक टू डिरोजियो हिमसेल्फ। एज ए प्रोफेसर देखें तो जैसे हेनरी डिरोजियो थे ना, बड़े कम दिन तक थे लेकिन उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्रभावित किया, तो इन्होंने भी काफी अपने स्टूडेंट्स को प्रभावित किया। मनमोहन्स लाइफ इन इंडिया वॉज क्लाउडेड एंड डार्केंड बाय द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ऑफ हिज बेलव्ड वाइफ। इनकी पत्नी काफी बीमार थी, उससे ज्यादा प्रभावित थी इनका पूरा जीवन। एज अ बॉय ही हैड बीन डिनाइड द लव एंड कांस्टेंट कंपेनियनशिप ऑफ हिज मदर हु केम टू बी मेंटली डिरेंज्ड ना, इनकी माँ जो है मेंटल जो है डिसऑर्डर की पेशेंट थी, तो बचपन में इनको माँ का वो प्यार नहीं मिल पाया। What to others is the bright portion of their life is heaven and refuse. कह रहे हैं कि जो दूसरों के जीवन में एक स्वर्ग की तरह एक शरण स्थली होता है माँ का प्रेम, वो मुझे नहीं मिला। Said मनमोहन in a letter to Binoyan, was far more me bitterly and hopelessly blighted ना, कह रहे हैं वो मेरे लिए बड़ा ही कड़ा अनुभव रहा है कि जो लोगों के लिए जो उम्र जो है स्वर्ग की तरह होती है और जो प्यार माँ का होता है वो मुझे नहीं मिला, ये मेरे लिए बड़ा ही बिटर पीरियड था। फिलहाल चलिए, ये रिपल्सिवनेस इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इनकी रचनाओं पर। चलिए, यहां पे आपको नोट करना है जो वो नोट कर लीजिए। मनमोहन सिंह जो है मनमोहन पब्लिश्ड ओनली ए सिंगल कलेक्शन ऑफ पोम, एक ही कलेक्शन ऑफ पोम पब्लिश किया, उसका नाम था लव सॉन्ग्स एंड एलेजीज 1898 में। बट हिज म्यूज वाज नेवर आइडल, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो है उनके अंदर का कभी मर गया था। लाइक हिज ब्रदर हु रोट अ 5 act प्ले परस्यूज द डिलीवरर, Manmohan too was attracted by the Greek myth of Perseus and started on an ambitious blank verse epic on the subject, completing the first 6 books and leaving behind fragments of the rest. तो ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं इनके भाई ने जो है 5 act प्ले एक लिखा था, किसके ऊपर? जो है परस्यूज द डिलीवरर ना, एक ग्रीक माइथोलॉजी है, उसके जो है ग्रीक गॉड हैं, वहां से एक इन्होंने प्ले लिखा था। उससे प्रभावित होकर मनमोहन ने इसी करेक्टर पर एक एपिक लिखना शुरू किया, जिसकी 6 किताबें इन्होंने कंप्लीट की, बाकी उसके बाद छोड़ दिया। As if in reply the criticism that Manmohan having been too long in England and thereby become fully denationalized could only write on Western themes, he attempted a long poetic play.
इनके ऊपर चार्ज लगा कि मनमोहन बहुत दिन तक इंग्लैंड में रह आए हैं, इसलिए अब इनके अंदर इंडियननेस नहीं रह गया है, नेशनलिज्म इनके अंदर से खत्म हो गया है, ये डी नेशनलाइज्ड हो गए हैं। तो इन्होंने क्या शुरू किया, एक बहुत ही बड़ा पोएटिक प्ले शुरू किया जिसका नाम है नोलो एंड दमयंती। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोलो एंड दमयंती, बट लेफ्ट इट आल्सो अनफिनिश्ड, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो पाया। तो ये इनकी अनफिनिश्ड है, ठीक है, ये एपिक इनकी अनफिनिश्ड है, और नोलो एंड दमयंती जो कि प्ले है, ध्यान रखिएगा, ये भी अनफिनिश्ड है। एंड इफ अकॉर्डिंग टू बिनॉयन मनमोहन हैड प्लान्स टू राइट अ पोम ऑन सावित्री लीजेंड। मनमोहन का प्लान था कि सावित्री लीजेंड के ऊपर, सावित्री जिसमें बाद में हमारे अरबिंदो साहब ने लिखा जो है, इनका प्लान था लिखने का। ही कुडंट कंप्लीट दैट इधर, लेकिन ये भी कंप्लीट वो नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रयास सब में किया लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मस्ट हैव मेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मनमोहन एज द सिविल वॉर हैड ऑन मिल्टन। माना जाता है जैसे मिल्टन के साइक पर सिविल वॉर का प्रभाव था, वैसे इनके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफी प्रभाव डाला था। For he began an immense lyrical epic in stanzas, not in blank verse. इन्होंने एक बहुत बड़ी इपिक लिखनी शुरू करी स्टैंजाज में, ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स में नहीं। मिल्टन ने तो ब्लैंक वर्स में लिखा, इन्होंने स्टैंजाज में लिखना शुरू किया। एडम अलार्म्ड इन पैराडाइज, लो भैया अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडम अलार्म्ड इन पैराडाइज प्रिजम्बली ऑन द लाइंस ऑफ द डायनास्ट ऑफ थॉमस हार्डी। ये थॉमस हार्डी ने जैसे डायनास्ट लिखा था ना, वो भी क्या है, पोएटिक इपिक है ना, वो भी वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में नहीं, राइम्ड वर्स में ना, डायनास्ट। डायनास्ट के ही लाइन पर इन्होंने एडम अलार्म्ड इन पैराडाइज लिखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये पूछेगा आपसे एडम अलार्म्ड इन पैराडाइज किसका है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मनमोहन घोष साहब का है, ठीक है। और किसको कॉपी करके किसके मॉडल पर लिखा है, तो हार्डी के डायनास्ट के मॉडल पर लिखा है। बट हिज डेथ अ फोर्टनाइट बिफोर ही कंप्लीटेड हिज 55th ईयर लेटर ऑल दीज थ्री स्टुपेंडस एफर्ट्स ट्रांसलेशन इनकम्प्लीट। कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो भाई अपने 4th बर्थडे पे थोड़ा पहले ही इनकी डेथ हो जाती है, 55th बर्थडे के लगभग एक फोर्टनाइट पहले। ये पीटी करके एक है सर, कुड यू प्लीज एलैबोरेट ऑन हाउ मिल्टन्स पर्सनल बिलीफ्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग इन पैराडाइज लॉस्ट, स्पेशली हाउ हिज व्यूज फ्री विल एंड अथॉरिटी आर रिफ्लेक्टेड। देखिए इन सबको मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो सही टाइम नहीं, पैराडाइज लॉस्ट में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कैसे उनके रिलीजियस जो व्यूज थे और खास करके जो उनके अंदर प्यूरिटन स्पिरिट थी वो कैसे उनको लिबर्टी की तरफ ले गई, और उनकी जो बचपन से चाह थी ना वो कैसे उनको इम्पैक्ट करती है। और जब बीच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है और सिविल वार ब्रेकआउट होता है इंग्लैंड में, तो कैसे उनके ऊपर जो है उनके दिमाग पर जो एक कहते हैं ना लिबर्टी का एक जो भूत था, उसको 1642 में जब बैन कर दिया गया ना, हर तरफ से उनको लग रहा था कि अब मतलब जो रॉयलिस्ट हैं ये चोक कर रहे हैं ना, जो है रिपब्लिकन को चोक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है आगे चल के, और इसीलिए तो बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना उस टाइम पे किया जिसका इम्पैक्ट इनकी हेल्थ पर भी पड़ा। वो सब सैटर्न के करेक्टर में हमें दिखता है, और रेबेलियन सैटर्न के करेक्टर में हमें दिखता है। तो वो जब हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं डिटेल में तो वहां पर पढ़ाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग इंडियन राइटिंग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ना है तो उसको हम अलग से कभी ले लेंगे, 8-10 लेक्चर में वो पैराडाइज लॉस्ट कवर हो जाएगा। बट जहां तक उनकी फ्री विल की बात करते हैं तो फ्री विल उनका सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट में ही हमें देखने को नहीं मिलता है, बहुत सारे उनके पोम्स हैं, पम्फलेट्स हैं ना, प्रोज वर्सेस हैं, प्रोज पीसेस हैं जहां पर हम उनके
फ्री विल को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सैटर्न का रेबेलियन अपने आप में खुद उनके फ्री विल को दिखाता है। आइए देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में अपना वर्क वगैरह किए। कह रहे हैं aside from his constant preoccupation with Nolo and the two epics जो Perseus and Adam, कह रहे हैं पीछे जो हमने दो इपिक बताए और नोलो जो इनका प्ले था ना, तीनों पे काम कर रहे थे ये। मनमोहन लिरिकल जीनियस थ्रू आउट, तो लिरिक्स भी इनका लिरिकल जीनियस भी थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि उतना बेहतर तरीके से इन्होंने फ्लरिश नहीं किया, लेकिन कुछ शार्टर पोम्स लिखी हैं जो वर्ड रीडिंग है, वर्ड रिमेंबरिंग है, जैसे सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इनकी डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था। विथ लॉरेंस बिनॉयंस इंट्रोडक्टरी मेमोयर ना, इसका इंट्रोडक्शन जो है लॉरेंस बिनॉयन ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बुक्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पर उसका जो है एडम अलार्म्ड इन पैराडाइज जो इनकी इनकम्प्लीट एपिक है जो है, उसका यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन इसको हमें पढ़ना नहीं है, हम आगे चलते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड चलते हैं। आई, यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, हम इसको देख लेते हैं। कह रहा है जॉर्ज सेंटियाना thinks that reader of Manmohan's poems would readily take them as the work of an English poet trained in the classical tradition ना। कह रहे हैं कि अगर जो है मनमोहन घोष की पोम को कोई पढ़ता है, कोई रीडर, तो उसको लगता है क्या कि ये किसी इंग्लिश पोएट का ही वर्क है, लेकिन वो इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन में ट्रेंड हुआ है ना। तो ये किसका कहना है? जॉर्ज सेंटियाना का। ठीक है, और नीलकंदन जी कह रहे हैं काइंडली स्पीक इन इंग्लिश। ओके, ठीक है, आई एम ट्राइंग। Actually, most of the viewers are from Hindi speaking belt. That's why I generally do use Hindi. Okay, I'll try. Now we see in Amarnath Jha goes even further and remarks that Manmohan's poems. Further हम देखते हैं तो अमरनाथ झा has also remarked on the poet what give no indication of any characteristics, any imagery, any sentiments that can be said to be peculiarly Indian ना। इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने मतलब कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक्स अपने पोम में, नो करेक्टरिस्टिक, नो इमेजरी, नो सेंटिमेंट्स that have been portrayed by the poet seems to be peculiarly Indian ना। ये कहते हैं कि peculiarly Indian नहीं लगता है, तो इनको पढ़ के ऐसा नहीं फील होता है कि कोई इंडियन जो है पोएट ने ऐसा लिखा हुआ है ना। तो लगभग देखें तो दोनों का कहने का जो मतलब है, वेदर इट वाज जॉर्ज, वेदर इट वाज अमरनाथ झा ना, तो बोथ आर सेइंग द सेम थिंग, ऑलमोस्ट द सेम थिंग। चलिए, all this is an oversimplification. The fact of the matter was that Manmohan, while in England, had deep nostalgic memories of India. तो स्वाभाविक सी बात है, if you are away from our motherland, तो definitely nostalgic आदमी हो ही जाता है। तो इनकी भी memories इंडिया की तो थी ही। And while in India, similar longing for England. और जब ये इंडिया में आए तो in the same way he was missing the days he passed in England ना, जो इंग्लैंड में दिन बिता के आए थे उसको भी ये मिस कर रहे थे। He had that super sensibility that made him, in G.T. Garati's word, an exile in England and then doubly an exile in India ना। तो ये इनके लिए एक रिमार्क किया है G.T. Garats ने, क्या कहा है कि he was like an exile person ना in England। इंग्लैंड में एक एग्जाइल की तरह थे, बेनिस झेल रहे थे, और जब ये इंडिया में आए तो नाउ ही वाज डबली एन एग्जाइल इन इंडिया ना। तो अब यहाँ भी क्या है, बिल्कुल एग्जाइल्ड फील कर रहे हैं ना, बिल्कुल एलियन अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि वहां काफी ये कह सकते हैं कि वहां का जो कल्चर था, वहां की लैंग्वेज इन्होंने अडॉप्ट कर ही ली थी, ऑलमोस्ट मदर टंग शुरू में ही हमारे
अयंगर साहब ने शुरू में ही बताया ना कि इंग्लिश वाज ऑलमोस्ट अडॉप्टेड एज अ मदर टंग के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी इंग्लिश को। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव। If we see his later poetry, notably in the sequences entitled Immortal Love, बात की इनकी पोएट्री में देखें तो इमॉर्टल लव जो है ये इनकी जो पोम कलेक्शन है, सॉन्ग्स ऑफ द ट्रायम्फ एंड मिस्ट्री ऑफ ब्यूटी एंड ऑर्फिक मिस्ट्रीज ना, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट इनकी कुछ पोम्स हैं जो माइनर पोम्स हैं, बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है और हम बहुत याद भी नहीं कर सकते हैं इनको ना। हम जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हीं को सिर्फ याद रख लें उतना बहुत होता है। सारी बुक्स को याद रखना, सारी पोम्स को स्पेशली जो है याद रखना मुश्किल होता है। कलेक्शंस को हम याद कर लेते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। चलिए फिलहाल यहाँ पे अयंगर साहब ने बहुत सारे जो है क्रिटिक्स के कमेंट्स दिए हुए हैं। वी विल नॉट गो फॉर दैट, निदर दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बहुत इंपॉर्टेंट भी हमारे पास वो नहीं है। नाउ मूव टू, चलते हैं नेक्स्ट, हम अरबिंदो की तरफ चलते हैं। अब इनके पास हमारे लिए और कुछ शायद खास नहीं है। चलिए एक कंपैरिजन है यहाँ पर, अयंगर साहब ने एक कंपैरिजन किया है रोमेश चंद्र एंड मनमोहन घोष। कह रहा है मनमोहन घोष एंड रोमेश चंद्र बोथ वर बंगालीज बट लिटरेरी एक्टिविटी वाज नॉट कन्फाइंड टू बंगाल अलोन ना, लेकिन दोनों का अगर देखें तो ये चैप्टर का कंक्लूजन है, दोनों का जो लिटरेरी इन्फ्लुएंस था वो केवल बंगाल तक नहीं था। People elsewhere in India too had received the blessings of the new education and the results were not dissimilar. In Bombay, for example, there was ब्रह्माजी बालबरी ना, ब्रह्माजी मालाबरी 1853 से 1912, whose life according to Sir Valentine Carroll was a long struggle to accomplish for himself and to help his fellow men to accomplish the arduous task of reconciling Eastern with वेस्टर्न मेथड्स। कह रहे हैं कि इनके ऊपर कमेंट करते हुए वैलेंटाइन ने कहा है क्या कि इनकी लाइफ जैसे स्ट्रगल इनके और इनकी लाइफ, फॉलोवर्स की लाइफ उस स्ट्रगल में रही है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न को मिक्स करके रखना, रिकॉन्साइल करना, दोनों के कल्चर्स को, दोनों के थॉट्स को रिकॉन्साइल करने में ही जो इनके फेलो मैन थे और जो इनके फॉलोवर्स थे और इनका लाइफ पूरा स्ट्रगल में बीता हुआ है। फिलहाल इनसे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, आइए हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनकी कुछ वर्क्स देख लेते हैं। मालावरीज टू प्रोज वर्क्स, इनके दो प्रोज वर्क्स हैं, गुजरात एंड गुजरातीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रोज वर्क, क्योंकि ये स्टेट के नाम से है तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं होगा, लेकिन इस पर लिखा है गुजरात एंड गुजरातीज। एंड द इंडियन आई ऑन इंग्लिश लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है 1893 में। showed how carefully he could observe men whether in his own Gujarat or in England and how vivid were his powers of description। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि कितने माइन्यूट ऑब्जर्वर थे ऑफ द सोसाइटी, मतलब वो गुजरात के थे, दैट्स अनदर थिंग, गुजरात को बहुत अच्छे से दिखाया, बट दूसरी जगह भी देखे इंग्लैंड को भी उन्होंने कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है और अपने रचनाओं में, अपने क्रिएशंस में उनको दिखाया है। कह रहे हैं कि tolerant with a gift of sympathetic understanding, Malavari made his characters and situations live before his readers' eyes ना, तो कैरेक्टर डिपिक्शन इनका बड़ा अच्छा था। कैरेक्टर्स को लगभग कह सकते हैं कि बिल्कुल लाइवली कैरेक्टर्स का यूज किया करते थे ये। द होली फेस्टिवल, द मारवाड़ी, द घोरी मेंडिकेंट, द वैष्णवा महाराज, डियर ओल्ड बॉबी, द लंदन पुलिसमैन, द पैसन प्ले, ये सब सीन्स एंड कैरेक्टर्स हैं जो इनके रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। इन सब को बहुत ही फोर्सफुल एंड क्लियर वे में जो है इन्होंने अपने बुक्स में दिखाया है। तो ये इनके जो है कह सकते हैं लिटरेरी डिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में दिखाता है। ठीक है, ओके आइए नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए, इनके बारे में टाइम्स ऑफ लंदन में जो है एक रिव्यू आया था इंडियन आई पर इनके। नो इंडियन जर्नलिस्ट रोड द टाइम्स ऑफ लंदन इन रिव्यूइंग हिज इंडियन आई ना, इंडियन आई जो इनकी रचना है उसको रिव्यू करते हुए लिखा था टाइम्स ऑफ लंदन ने, नो इंडियन जर्नलिस्ट हैज डन मोर देन मलबरी टू मेंटेन बिटवीन द टू रेसेस ऑफ फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस बेस्ड अपॉन रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर दो रेसेस के बीच में दिखाया है कैसे रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट्स को, फीलिंग ऑफ फ्रेंडलीनेस को कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने दिखाया। शायद और किसी ने, इंडियन जर्नलिस्ट ने ऐसा नहीं किया है। ये टाइम्स ऑफ लंदन में इनके बारे में खास करके स्पेसिफिकली जब इनकी इंडियन आई रिव्यू की जा रही थी तो उस पर निकाला गया था। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, देखते हैं क्या है और इनके पास। ही मेड हिज जनरल्स, इनके कुछ जनरल्स थे जैसे द इंडियन पैट्रियट, द इंडियन पैट्रियट, द वॉइस ऑफ इंडिया and east and the west, response vehicles of public protest, and he came to be regarded as one of the pillars of India's fourth state ना। कह रहे हैं कि इनके जनरल्स जो थे उसके थ्रू, चाहे वो इंडियन पैट्रियट रहा, द वॉइस ऑफ इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट, इसके थ्रू उस समय के जो पब्लिक प्रोटेस्ट था उसकी आवाज बनने की ये कोशिश करते हैं। एंड एज अ फोर्थ स्टेज इंडिया के रूप में ये देखे जाते हैं। यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि इनका कंपैरिजन जो है उस समय ठैकरे और किपलिंग से की जाती है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। चलिए, ईस्ट एंड वेस्ट का जो इनके अंदर इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। मलबरी चीफ टाइटल टू रिमेम्बरेंस इज हिज पैशन फॉर रिकंसिलिएशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ना। तो ईस्ट एंड वेस्ट को रिकंसाइल करने का जो इन्होंने अपने वर्क्स में काम किया है उसके बारे में आयंगर साहब कह रहे हैं विच फाउंड इट्स बेस्ट एक्सप्रेशन इन जनरल। अगर हम देखें तो इनके जनरल में ही वो ज्यादा बेहतर हमें दिखता है। विद दैट टाइटल दैट ही एडिटेड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ हिज लाइफ ना। तो ये मानना है इनका कि लास्ट डिकेड ऑफ लाइफ में इनकी जो जनरल ईस्ट एंड वेस्ट थी उसमें इन्होंने ईस्ट एंड वेस्ट रिकॉन्साइलेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। बाकी और रचनाओं में उतना बेहतर नहीं है लेकिन सबसे बेहतर उसी में है। ही वॉज ऑल्सो indefatigable propagandist in favor of the raising the age of consent ना। उस समय एज ऑफ कंसेंट जो था उसको रेज करने के लिए भी काफी इन्होंने काम किया, स्पेशली फॉर मैरिज एंड ऑफ रिमूविंग द डिसेबिलिटीज ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी ना। तो कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी में जो डिसेबिलिटी ऑफ वुमेन थी उसको रिमूव करने के लिए भी इन्होंने अपना आवाज, कह सकते हैं, जो है वो उठाई थी। A wife at 10, a widow at 12, a mother at 13, he pointed out, were monstrosities in the face of which it is madness to think of a consistent progressive public life। इन्होंने एक बार कमेंट किया था कि भाई कोई 10 साल की पत्नी, 12 साल की विधवा और 13 साल की माँ जब देखते हैं तो ये लगता है कि हमारे समाज का कितना ये भयंकर चेहरा है ना। ये मैडनेस है, सोच के भी लगता है कि ये तो पागलपन है। खास करके अगर हम प्रोग्रेसिव पब्लिक लाइफ में इस प्रकार की चीजें सोचें तो कितना जो है मॉन्स्टर्स लगेगा ना, कितना हमें जो है कह सकते हैं कि पेनफुल लगेगा एक प्रकार से। तो ये इन्होंने कहा है। तो इट शोज, इनका ये कमेंट क्या दिखाता है, इट शोज कि भाई ये जो है उस समय के जो कह सकते हैं सोशल ऐसे इशूज थे जो खास करके वीमेन सप्रेशन को देखें तो, और अर्ली एज में जो मैरिज थी उन सब के खिलाफ जो है सोसाइटी के जो कह सकते हैं ट्रेडिशनल जो बाइकॉटरी रूल्स थे ना उनके खिलाफ इन्होंने एक आवाज अपने, स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अपने जनरल्स के थ्रू इन्होंने उठाई है। आइए अब हमारे पास अगले जो राइटर हैं वो हैं वेस्टर्न इंडिया के नागेश विश्वनाथ पाई। अगले राइटर हमारे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अनदर दो लेस नोन राइटर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया वाज नागेश विश्वनाथ पाई, रफली कंटेम्पोरेनियस विद द मलबरी ना। लगभग देखें तो मलबरी के आसपास के ही थे। पाई माइग्रेटेड टू बॉम्बे फ्रॉम द साउथ, साउथ से बॉम्बे आए एंड मेड लॉ हिज प्रोफेशन, तो लॉयर भी थे। हिज फर्स्ट बुक, इनकी पहली बुक जो है, नाम देखिए, नाम याद रखिए, एक्चुअली होता क्या है ना,
हम लोग इसको ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। जब आप इसको 2 3 4 बार पढ़ेंगे ना, तो ये नाम आपको धीरे धीरे याद होने लगते हैं, और यही एग्जाम में हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। दिक्कत ये होती है कि ये सारे नाम हमने पढ़ लिए, एक बार हम पढ़ते हैं, फिर हमको लगता है कि बस एक बार पर्याप्त है, इतना सारा सिलेबस है तो कैसे हम सबको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए, जो कुछ पढ़िए 3 4 बार आप जरूर पढ़िए उसको, तो आपको नाम जो है आपके दिमाग में एक प्रकार से एको करने लगते हैं। जैसे एग्जाम में आता है ना, तो आपको लगता है, नहीं तो ऐसे लगेगा कि हमने कभी देखा ही नहीं, इनको सुना ही नहीं है। इनकी पहली बुक थी स्ट्रे स्केचेज इन चकमकपुर। कह रहे हैं कि इनकी पहली बुक थी स्ट्रे स्केचेज इन चकमकपुर, ये प्रोज में लिखी थी 1894 में। तो किसी भी राइटर की फर्स्ट बुक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। द 36 स्केचेज आर अकॉर्डिंग टू द ऑथर चीफली इंटेंडेड टू अम्यूज। तो इसमें टोटल कितने स्केचेज हैं, कितने बायोग्राफीज हैं? 36। ध्यान रखिए, 36 लोगों के स्केचेज इन्होंने लिखा है, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, सर जस्ट सेंडिंग दिस सुपर चैट एज ए स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, थैंक यू फॉर योर एक्सीलेंट टीचिंग एंड डेडिकेशन। Sir, how do the works of Dutt and Ghosh reflect the challenges faced by early Indian writers trying to find their voice in a colonial language? ठीक है। चलिए ठीक है पार जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो इसके डीप में जाकर के हम लोग बहुत उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर बुक को उठाएंगे, जैसे हमने तोरू दत्त को अगर स्पेशली हमने पढ़ा, तो तोरू दत्त की हम जो है उनके चाहे नॉस्टैल्जिया को देखें, चाहे उनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था बंगाल से इंग्लैंड, देन इंग्लैंड से बंगाल ना, उन सबको देखेंगे कैसे वहाँ के कल्चर्स ने उनको जो है प्रभावित किया, उसके बाद यहाँ के कल्चर्स का मिक्सचर कैसे दिखा, और कैसे वहाँ जाने के बाद इन्होंने फेस किया, खास करके इनके जो फादर थे उन्होंने फेस किया। तो ये हम पर्टिकुलर पोम जब लेते हैं तो वहाँ पर डिस्कस करते हैं, चाहे इनकी जो पोम्स हैं वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। 2 4 पोम्स तो जरूर इनकी पढ़ते हैं, जो छोटी छोटी पोम्स हैं, खास करके जैसे आवर काजरीना ट्री है, लक्ष्मण है, ये सारी पोम्स हम लोग पढ़ते ही हैं। तो वहां पे स्पेसिफिकली हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे ये केवल एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है, जहां पर हम हिस्ट्री को बता रहे हैं। बाद में राइटर पे हमारी अलग से क्लासेस ये चलेंगी। दिस इज नॉट फॉर अ मंथ और 2 और 3 ना, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, कम से कम 2 से 3 साल चलेगा, जहां पे आपको इंडियन राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स, ब्रिटिश राइटर्स, और उसके बाद आपके न्यू लिटरेचर्स के जितने हैं जो है, चाहे आपका वो कॉमनवेल्थ लिटरेचर वाले हों, चाहे उधर आप यूरोपियन में चले जाइए, उधर आपको मिलेंगे वर्ल्ड लिटरेचर में जितने भी हैं, उनमें से आपको लगभग 200 300 400 आथर के सब कुछ आपको डिटेल में मिलेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर एनी टीचर कि वो सारे पोम्स को, सारी चीजों को कवर कर ले एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, यू हैव टू बी पेशेंट ना, थोड़ा सा आपको पेशेंट होना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, हमारी भी एक लिमिट है, यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विद दिस, दिस इज नॉट द माई ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग ना, आई एम प्रोफेसर इन द कॉलेज, आई एम यू नो परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज देयर, एंड आई हैव अदर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन देन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव स्टूडेंट्स की चलो ठीक है, कुछ भी मैं जो भी मुझे आता है मैं बच्चों तक पहुंचाऊंगा, 2 4 10 20 किसी को भी अगर उससे फायदा होता है तो दैट विल गुड फॉर मी ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे केवल ये हम लोग हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं कि 2 3 4 बार अगर हम इसको पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ाने का जो मेरा पर्पज होता है वो यही होता है। यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे, जिस दिन आपके पास 2 3 4 बार आपने वीडियो देखा और इसका नोट्स तैयार हो गया, तो आप खुद समय आने के बाद डिफरेंस महसूस करेंगे। अभी ऐसे ऐसे लगता है कि व्हाट इज दिस इज गोइंग ऑन ना, ये क्या चल रहा है ना, लेकिन वो डिफरेंसेस आपको धीरे धीरे महसूस होंगे। तो इसलिए बीच में जैसे इन चीजों को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके हम लोग किसी पोम का रेफरेंस लेके, भले अब यहाँ पर कोई पोम हो तो रेफरेंस लेके आपको समझा सकते हैं, तो फिर वो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, फिर वो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें हमारा जो टारगेट है कि हम हिस्ट्री से आपको
परिचित कराएं, कौन इंपॉर्टेंट है, कितना है उतना आपको जानकारी हो जाए। फिर उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी हमारे जो टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे कंसल्ट करके कौन से राइटर्स ज़्यादा जो है एग्जामिनेशंस में और यूनिवर्सिटीज़ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उनकी लिस्ट बना के फिर उन पे क्रिएशंस उनके जो सबसे अच्छे हैं, उनके भी सारे वर्क्स नहीं दिए जा सकते, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसको जो है हम आपको समराइज करेंगे। वहाँ थीम, सिंबल सब कुछ बताते हैं। अगर आपको इस प्रकार की चीज़ देखनी है तो आप हमारे मास्टर्स के MS सिलेबस में आप चले जाइए, वहाँ पे हमने कुछ पोम्स वगैरह पढ़ाई हैं और नॉवेल्स वगैरह, तो आप देख लेंगे वहाँ पे हमने समझाने की कोशिश करी है क्या थीम है, कैसे दिखाया है ना। चलिए, फिलहाल थैंक यू वेरी मच कि आप लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग सजेस्ट करते हैं, मैं उस अकॉर्डिंगली जो है अपने आप को इम्प्रूव। ये चैनल अभी बिल्कुल बिल्कुल नया है, यू कैन से कि अभी मैं न्यूली यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग ना। तो आप मुझे ऐसे सजेस्ट करते रहिए। आई एम ग्लैड कि आपने जो है इस तरह से क्वेश्चन अराइज किया, बहुत अच्छी बात है। इट शोज कि हाँ आपने पढ़ाई की है और आप जानना चाहते हैं। चलिए, लेकिन हम जरूर समझाएंगे, आप अपने क्वेश्चन की लिस्ट बना के रखिए, हम सब पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इनकी पहली बुक जिसमें इन्होंने 36 स्केचेस लिखे हैं, इन्होंने खुद कहा था 36 स्केचेस आर अकॉर्डिंग टू द ऑथर चीफली इंटेंटेड टू अम्यूज, तो केवल अम्यूज करने के लिए लिखा है। द मेन आइडिया हैज बीन टू गिव पिक्चर्स ऑफ इंडियन लाइफ, कह रहे हैं कि इस स्केचेस को लिखने का मतलब केवल इंडियन लाइफ को दिखाना था, प्योर एंड सिंपल, कि इंडियन लाइफ जो है कितनी प्योर है, सिंपल है, इसी का पिक्चराइजेशन करना था, केवल यही इनका पर्पस था। स्टे स्केचेस दस इनवाइट्स कंपैरिजन विथ मलाबरीज गुजराती एंड गुजरात एंड गुजरातीज। तो अगर इसका कंपेयर देखें तो जैसे गुजरात एंड गुजरातीज में हमारे मलाबरीज साहब ने भी वहां के जो कल्चर्स हैं, वहां का जो लाइफ है ना, वो सब दिखाने की कोशिश करी है, तो उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। द स्टे स्केचेस का कंपेयर हम जो है गुजरात एंड गुजराती से कर सकते हैं। एंड KS वेंकट रमनीज, और KS वेंकट रमनीज को आप लोग पढ़ेंगे ही आगे। KS वेंकट रमनीज साहब का पेपर बोट्स जो है स्केचेज ऑफ इंडियन विलेज लाइफ, इन दोनों से हम इनका कंपेयर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसका? इनके स्टे स्केचेज का। तो एग्जामिनेशंस में, आपके नेट जैसे एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्टे स्केचेस के बारे में कौन सा सही है। आपको स्टेटमेंट, आपको ये 4 स्टेटमेंट दे देगा ना, कि स्टेट स्केचेज इन चकमकपुर जो है वाज पब्लिश्ड इन 1894, हाँ, इट इज द कलेक्शन ऑफ 36 स्केचेस। उसके बाद दे देगा इट इज कंपेयर टू गुजरात एंड गुजरातीज। दूसरा दे देगा इट इज द स्टोरी रिजेंबल्स द स्टोरी ऑफ पेपर बोट्स, KS वेंकट रमनी। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने चाहिए, ठीक है, गॉट इट। चलिए, आइए देखते हैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पर चकमकपुर के बारे में स्टोरी इन्होंने यहाँ पर दिया है। सो लेट्स सी। ओके, कह रहे हैं चकमकपुर इज नो डाउट बॉम्बे टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी मोर लेजरली एंड लेस कंजेस्टेड सिटी देन इट इज टुडे ना। कह रहे हैं कि चकमकपुर जो है आज जितना जो है कंजेस्टेड है, जितना जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हेक्टिक है ना, उस समय इतना ज्यादा हेक्टिक नहीं था, कंजेस्टेड नहीं था। बट ऑफ कोर्स चकमकपुर इज आल्सो एनी इंडियन सिटी for the prototypes pictured in the book are really characteristic of India as a whole। कह रहा है चकमकपुर अगर देखें तो इंडिया एज अ होल का जो पूरा डिपिक्शन है ना, वो हमें चकमकपुर में देखने को मिलता है। पाई साहब ने क्या किया? gathered his specimen for humorous dissection with a fairly wide net and the old and the new, the traditional and the sophisticated फिगर इन दीज पेजेस ना। कह रहे हैं इसमें सबको दिखाया, हर जगह से स्पेसिमेन लिया है ना। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ थोड़े जगह से बहुत लंबा सा जाल बिछाया, उसमें सबको कलेक्ट किया, ओल्ड को, न्यू को, ट्रेडिशनल को, सोफिस्टिकेटेड को ना, सबको यहाँ पर दिखाया है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे द पारसी गर्ल,
द मेडिकोज, द स्मार्ट स्टूडेंट, द इरिटेबल साहिब, द मदर इन लॉ, द जीलस रिफॉर्मर, द बैरेज, द मिठाई वाला, द स्ट्रीट सिंगर, इवन द पारी डॉग, द बुलक, द क्रो, ऑल आर हियर टू गिव कलर एंड वैरायटी टू चकमकपुर। ये सब के सब चकमकपुर को एक अलग वैरायटी, एक अलग कलर देते हैं। इस प्रकार का अलग अलग डिपिक्शन इन्होंने इसमें किया हुआ है। तो ये आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए कि हाँ, इस प्रकार की चीजों को जो है हमारे पाई साहब ने अपने चकमकपुर में दिखाया है। अब आइए इनकी अगली बुक देखते हैं। While humor is invaluable to the essayist, it can be fatal to the poet। कह रहे हैं कि अगर ह्यूमर एसेइस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है तो पोएट के लिए कभी कभी ये फेटल भी हो जाता है। स्पेसिफिकली देखें तो द एंजल ऑफ मिसफॉर्चून 1904 में इनकी आई द एंजल ऑफ मिसफॉर्चून। कह रहे हैं कि अ नरेटिव पोम इन अबाउट 5000 लाइन्स, 5000 लाइन में इन्होंने नरेटिव पोम लिखी है। ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। इनको बहुत इस बारे में बिल्कुल अवेयर थे कि भाई ये जो ह्यूमर हमने एसेज वगैरह में अपने यूज किया है ना, वो हम यहां पर नहीं यूज कर सकते। द पोएट टेक्स अस बैक टू वन ऑफ द हीरोइक एजेस ऑफ इंडिया। पोएट हमें पास्ट में ले जाता है, एक हीरोइक एज में ले जाता है भारत के। कहां पर? इन द टाइम्स ऑफ किंग विक्रमादित्य। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपसे ये पूछ सकता है द एंजल ऑफ मिसफॉर्चून जो है ये हमें किस एज की स्टोरी बताता है, किस राजा की स्टोरी बताता है? किंग विक्रमादित्य का। द डार्क एंजल आर द एंजल ऑफ मिसफॉर्चून इज सैटर्न आर शनिश्वरा ना। कह रहे हैं कि ये इसमें जो डार्क एंजल है या एंजल ऑफ मिसफॉर्चून जिसको हम बोलते हैं, ये कौन है? सैटर्न है ना, शनिदेव, शनिश्वरा। हु इज डिटरमाइंड टू गिव विक्रमादित्य अ बैड टाइम ना। इन्होंने निश्चित कर लिया है कि विक्रमादित्य को सबक सिखाना है, इनके बुरे दिन लाना है। किंग ऑफ अवंती एंड उज्जैन। उस समय विक्रमादित्य कहां के राजा थे? उज्जैन के और अवंती के। विक्रमा हैज टू सरेंडर हिज क्राउन टू द एंजल एंड लिव इन डिस्गाइज लीक्स फ्रॉम हिज डोमेनियंस ना। तो इन्होंने जो है एंजल्स को अपना क्राउन हैंड ओवर कर दिया और डिस्गाइज में ये रहना शुरू कर दिए। ही इज इंगेज्ड एज अ सर्वेंट बाय द रिच ज्वेलर मोतीचंद। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है ज्वेलर था मोतीचंद, जिसने इनको एज अ सर्वेंट रख लिया अपने यहाँ। ही इज चार्ज विद द थेफ्ट ऑफ मोतीचंद नेकलेस। इनके ऊपर मोतीचंद के नेकलेस जो है चोरी करने का आरोप लगा। एंड चंपाज रूलर ऑर्डर्स दैट विक्रमा शुड बी चेन टू द ग्राउंड टिल ही डाइज। और उस समय जो है चंपाज के जो रूलर थे उन्होंने आदेश दिया कि इनको चेन कर दिया जाए और ग्राउंड में जब तक ये इनकी डेथ नहीं हो जाती है। एन ओल्ड विडो however helps him in defiance of the king's order। वहां पर इनकी मदद करने के लिए एक ओल्ड विडो आती है जो किंग के ऑर्डर से इनको बचाती है। एंड इवन द किंग रिलेंट्स एंड परमिट्स विक्रमा टू लिव। बाद में किंग भी इनको जो है परमिट कर देता है, माफ कर देता है। दो इन चेन्स स्टिल, अब भी लेकिन ये चेन में है। ही रेडली हेल्प्स हिज बेनिफैक्ट्रेस बाय डेली ड्राइविंग द ऑक्स राउंड हर ऑयल मिल। अब ये क्या करते हैं, उसकी जो है तेल वाली एक चक्की है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, तेल वाली एक चक्की है, तो वहां से ये क्या करते हैं साहब जो है उसमें उसकी हेल्प करते हैं। किसकी? वो जो ओल्ड विडो है ना उसकी हेल्प करते हैं वहां पर। ओके हाँ, लाइव क्लास डेली होती है 5:30 पे। एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है, स्पेशली डिजाइन फॉर टीजीटी पीजीटी नेट एग्जामिनेशन। एंड पृथ्वी चंद्राकर, हाँ चंद्राकर। एक्चुअली क्या है कि लाइव सेशन के जो वीडियोस हैं, स्टूडेंट्स कुछ ये कह रहे थे कि सर आप वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो मैंने कहा लाइव में जाके देखो। तो बोले सर लाइव में नॉर्मली जो है स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं, वीडियोस ओपन होता है, पहला सेक्शन वीडियोस का होता है। तो अब मुझे बहुत आइडिया तो नहीं था, बट ही टोल्ड मी कि यू कैन डाउनलोड दिस वीडियोस एंड री अपलोड ना। तो मैंने वहां पर प्लेलिस्ट बना दी है एमसीक्यूज की, अलग से वर्ड्सवर्थ की, शेक्सपियर की, मिल्टन की। तो उसमें मैं एक एक करके
करता चला जा रहा हूं। तो वो दोज वीडियोज आर अवेलेबल। अभी केवल वर्ड्सवर्थ के 3-4 वीडियोज जो है वो री अपलोड हुए हैं, और बाकी धीरे धीरे होंगे ना, टाइम लगेगा। ग्रामर की क्लास की बात करें, देयर इज अंकित। अंकित जो है, ग्रामर की क्लास जल्दी होगी। एक्चुअली गर्मी बहुत है, इस वजह से थोड़ा सा मैं अभी क्लासेस को मैंने रोक रखा है। थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए तो फिर क्लासेस शुरू करेंगे। ग्रामर की क्लास शुरू करनी है और एमएच अब्राम की भी क्लास रिज्यूम करेंगे हम। दोनों क्लास रिज्यूम होंगी बहुत ही जल्द, विद इन 2-3 डेज मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिज्यूम करूं। चलिए फिर व्हाट वी सी, यहां पर हम देखते हैं कि नाउ जो वोल्ट विडो जो है इनको बचाती है। नाउ ही पेज द डेट ना, जो डेट है उसको पे करने की कोशिश करते हैं, उसकी जो ऑयल मिल है उसको चलाते हैं। एंड ऑफन सिंग्स व्हाइल ही इज एंगेज्ड इन दिस टास्क, और जब ये काम करते रहते हैं ना, घुमाते रहते हैं, कोल्हू जिसको बोलते हैं हम लोग, घुमाते रहते हैं तो अपना गाना वाना गाते रहते हैं। ऑन द डे ऑफ होली, कामदेवास डे, होली को कामदेवा का दिन कहा जाता है। कामदेवास डे, ही सिंगिंग इज ओवरहेड बाय इंदिरा, चंपाज प्रिंसेस ना। इनके सॉन्ग को इंदिरा सुनती है, जो चंपाज की जो है प्रिंसेस है। एंड विंस हर लव, और भाई गाने से ही प्रेम हो जाता है। इन द एंड ऑल द टैंगल्स आर स्ट्रेटेंड एंड विक्रमार रिगेन्स हिज थ्रोन एंड मैरिड इंदिरा। लास्ट में जो भी हर्डल्स थे सब हट गए, इंदिरा से इनकी शादी हो गई और फिर से ये अपने थ्रोन पर चले गए। तो यही कहानी इन्होंने इसमें दिखाई है। The fable is interesting enough, not mere romantic tinsel, but made up of elements garnered from the racial memory and Pye's handling of character। तो कह रहे हैं कि केवल इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो रोमांटिक ट्रैक्ट्स हैं, पीसेस हैं, वो दिखाए गए हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है कैसे पाई ने कैरेक्टर्स को हैंडल किया है, रेशियल मेमोरीज को कैसे यूज किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पाइज मॉडल्स आर द रोमांटिक्स, कीट्स स्पेशली एंड टेनिसन। तो यहां पर आयंगर साहब कह रहे हैं, ये भी आप स्टेटमेंट, आयंगर का स्टेटमेंट भी आजकल एग्जाम में आने लगा है। तो इन्होंने इनकी तुलना, जो इनके रोमांटिक एलिमेंट्स है, इनकी तुलना जो है कीट्स और स्पेशली टेनिसन से भी करी है। कीट्स से स्पेशली और टेनिसन से करी है ना। तो जो रोमांटिक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो इनकी भी हमें इस रचना में देखने को मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए हो सकता है कि जो सेंसुअसनेस कीट्स हमें अपनी पोएट्री में दिखाते हैं, वही यहाँ पर पाई साहब हमें दिखाते हैं। नाउ दीज आर अ फ्यू लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट, बट उसको हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि उसको वैसे भी हम लोग याद तो कर नहीं पाएंगे। नाउ मूविंग टू आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ना, गुरु जी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे। यस, ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर, लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो भी गया है। तो कल 5:30 पर डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द क्लास एट 5:30। एमसीक्यू क्लास हमारी टीजीटी पीजीटी सीरीज की चल रही है, जिसमें इस समय हम लोग टीजीटी पीजीटी एमसीक्यू सीरीज हमारी, इसमें हम लोग जॉन मिल्टन को कर रहे हैं। और पैराडाइज लॉस्ट पे आज हमने ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस कराए हैं। एंड कल जो है लगभग और 100 क्वेश्चंस होंगे। 300 to 400 क्वेश्चंस पैराडाइज लॉस्ट पर तैयार किए गए हैं, वो एमसीक्यूज के थ्रू आपको कराए जाएंगे। इसको ज्वाइन करिएगा। एंड आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ द एमएच अब्राम। एमएच अब्राम की हमने 2-3 क्लासेस ली थी, उसके आगे से हम आपको वीडियोज अपलोड कर देंगे। तो गो थ्रू द वीडियोज एंड द नेक्स्ट डे आई विल बी लाइव विद द एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दोज वीडियोज ना। उन वीडियोज पर बेस्ड जो भी टर्म्स पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उसको एमसीक्यूज आपको तैयार करके ले आएंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन टुमारो एट 5:30 PM। 5:30 PM पर आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट यू ऑल। शुभ रात्रि एंड शबा खैर।